गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग एक नए लेक्चर पर आ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और लगभग ये लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस टॉपिक आज हमें पढ़ाना है। इसके बाद फिर कैप्स्टर स्टार्ट होगा, या कुछ अच्छे क्वेश्चंस का मैं एक लेक्चर और डालूंगा, देन कैप्स्टर स्टार्ट करूंगा। आप लोग बेटा प्लीज़, आप लोग थोड़ा सा लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ हमें बताते रहते हैं कि कितने बच्चों ने उसको देख लिया है। लेट लतीफ़ी मत करिए, टाइमली कंप्लीट करिए। टारगेट तो मेरा था कि हर हाल में हम 10 जून तक कैप्स्टर तक ख़त्म करेंगे, बट आप डिले करते हैं, इस वजह से हम वीडियो लेट डालते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। तो जो टर्न है उस पर वीडियो हम डाल सके। अब आप पता लगे कि अभी तक इससे प्रीवियस लेक्चर में 96 व्यूज़ हैं। अब आप सोच लो कि कितने लोगों ने अभी नहीं देखा होगा। तो आप लोग डिले न करिए, अपने कंफर्ट जोन में तो वीडियो वॉच करिए, लेकिन डिले मत करिए प्लीज़। आप उसको टाइमली फिनिश करें ताकि सिलेबस भी हम ख़त्म कर पाएँ। क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम एक दिन का भी वैकेशन बीच में नहीं होगा, पर कंटिन्यूअस क्लासेस चलती रहेंगी, हम एक दिन भी बंद ना करेंगे। अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद हम एक हफ्ते का वैकेशन प्लान कर रहे थे कि एक हफ्ते तक रिलैक्स कर देंगे, क्लास नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप लोग टाइमली नहीं देखेंगे तो हम अगला वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। क्या फ़ायदा, क्यों बनती चली जाए, आप लोग उसे देख ही नहीं पा रहे हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। वैसे भी कैप्स्टर से जो भी वीडियो होंगे वो ऐप पर आएंगे। आई होप कि सारे बच्चों ने ऐप इंस्टॉल कर लिया। मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर रहा हूँ कि कोई बच्चा छूट ना जाए। कोई भी छूटा भी होगा तो मैं 1-2 दिनों में उसे ऐड कर लूँगा। तो कैपेसिटर से तो वीडियो ऐप पर ही आने हैं। अभी कुछ वीडियो मैं ऐप पर भी डाल रहा हूँ और साथ में यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में सिर्फ ऐप पर डालूंगा, ठीक है। तो आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। बात आती है कि व्हाट यू मीन बाय द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कहते हैं एनी सरफेस ओवर विच एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्यू का मतलब होता ही है इक्वल पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस, दैट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपने कहा सेम पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, सेम पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन same potential at all points on same surface, on same surface, then that surface is called the equipotential surface. If I am saying that this is the equipotential surface of 5 volt, it means I want to say that at each and every point on the surface the electric potential is of 5 volt. अब हम लोग यहाँ पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद प्लॉटिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे, एंड प्लॉटिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद उन पर अप्लाइड्स 1-2 न्यूमेरिकल जो बोर्ड का क्वेश्चन रह चुके हैं या हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एक कंप्लीट लेक्चर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होगा। सबसे पहला पॉइंट आता है, कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट on the same equipotential surface is equal to 0। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पूरी सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वोल्ट है। एक स्फेरिकल सरफेस है जिस पर V वोल्ट का पोटेंशियल हर जगह पर है। मान लीजिए बेटा किसी भी चार्ज Q को, पॉजिटिव चार्ज Q को हम इस पॉइंट A से इस पॉइंट B पर लाते हैं, दिस पॉइंट A टू दिस पॉइंट B यहाँ पर लेके आते हैं, तो आप देखेंगे वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। अब आप जानते हैं चाहे VA हो चाहे VB, हर जगह पर पोटेंशियल क्या है, V वोल्ट है। भाई VA बराबर भी V वोल्ट है और VB बराबर भी V वोल्ट है। दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका सेम है, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो आपको जो वर्क डन मिलेगा, द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आपने कहा हियर द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 0। मींस अगर हम सेम इक्विपोटेंशियल पर सरफेस पर जाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा कैरिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। फॉर कंडक्टर इट इज फॉर एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, आई एम टेकिंग द जस्ट वन पॉइंट फॉर अ कंडक्टर।
कहते हैं कि कंडक्टर किसी भी शेप एंड साइज का हो, अगेन आई एम सेइंग दैट कंडक्टर किसी भी शेप एंड साइज का हो, चाहे वो प्लेन प्लेट हो, चाहे वो स्फेरिकल कंडक्टर हो, कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्यों? क्योंकि कोई भी कंडक्टर की जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरीके से बिहेव कर सी, बशर्ते, ध्यान रखे वो जो शर्त है वो क्या है, देयर विल बी नो पोलैरिटीज डेवलप्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर में कोई पोलैरिटी डेवलप ना हो, ऐसा नहीं कि पता लगे ये एंड नेगेटिव पोलैरिटी पर, ये एंड पॉजिटिव पोलैरिटी पर, तब ये वैलिड नहीं है। तो मैंने कहा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, बट इफ देयर इज द नो पोलैरिटी इज डेवलप्ड across the end of the conductor, किसी भी तरीके से वहां पर कोई पोलैरिटी ना क्रिएट हो, देन ऐसे केस में कंडक्टर की एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक ले जाएंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो होगा। कहने का मतलब पूरा कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरीके से बिहेव करेगा, बशर्ते उस कंडक्टर में एंड के क्रॉस पोलैरिटी डेवलप ना हो। खैर, ये चूंकि इसी पॉइंट से मिलता जुलता था इसलिए डिस्कस कर दिया। सेकेंड पॉइंट है, कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो हमेशा सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बेटा, मैंने कहा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऑफ V वोल्ट, इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल V वोल्ट है, चाहे वो पॉइंट A हो, चाहे पॉइंट B हो, चाहे पॉइंट C हो, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, V वोल्ट हो। VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू V वोल्ट। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा, मींस सरफेस किसी भी शेप की बने, वो शेप डिसाइड भी इसी से होगा कि उस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्मल आनी चाहिए। मींस जब हम ड्राइंग करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तो वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो कि आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहाँ पर एक मैंने नॉर्मल सरफेसली प्लेन सरफेस, तो बट ऑब्वियस उस पर एक नॉर्मल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। मैंने कहा कि मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे नॉर्मल ना होती तो क्या होता, ये लो नॉर्मल नहीं है ये, तब क्या होता, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे नॉर्मल नहीं। तो मैंने कहा ऐसे केस में ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया ना, एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस आता और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता। ठीक, अब जब ये कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस आता, अभी तक तो तुम ये कहते हो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल टू जीरो, बिकॉज एवरीवेयर इज द पोटेंशियल इज सेम। लेकिन अगर ये टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया, जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस काम कर रहा है, तो अगर कोई भी चार्ज यहां पर होगा तो उस पर ये फोर्स लगाएगा ना, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा। और आप जानते हैं वर्क डन ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता। अगर वर्क डन ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होना तो इस कंपोनेंट का यहाँ पर एब्सेंट होना है, मींस ये कंपोनेंट यही यहाँ नहीं होना चाहिए। और ये कंपोनेंट ना होने के लिए मींस कोई भी कंपोनेंट सरफेस के अलाउंग ना हो, इसके लिए आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होनी चाहिए। दूसरी बात, तो ये बात हुई कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, सुन लो बात। ये मान लो ये V1 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस और दूसरी V2 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल सरफेस और इंटरसेक्ट कर गई। ऐसी सूरत में इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप ये कहेंगे कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। दूसरी बात, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से इसलिए भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर गए तो इनके नॉर्मल्स भी इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कर गए
तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या दोनों पोटेंशियल सेम होंगे? नहीं हो सकते, इस वजह से ये दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट आता है, कहते हैं कि अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड जाएंगे, अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड जाएंगे, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की रिलेटिव सेपरेशन है वो घटती जाएगी। में जहां फील्ड जितनी डेंसर होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन उतना, रिलेटिव सेपरेशन उतना कम होता जाएगा जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे। मींस जहां नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर इस बात का भी हमें ड्राइंग में ध्यान रखना है। देखो कैसे, ये बताओ E इज इक्वल टू मॉड ऑफ dV बाई dr। मैंने कहा फॉर सेम dV, मींस अगर मैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में इक्वल डिफरेंस ले लूं कि 10 वोल्ट के 10 वोल्ट की फिर ड्रॉ करी, फिर 20 की, फिर 30 की, फिर 40 की, फिर 50 की, इस तरह इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो आप देख सकते हैं कि dV अगर हमारा कांस्टेंट हो गया तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, एंड दिस इंप्लाई दैट यहां से देखा जाए तो dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। मींस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी डेंसर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्गर, वहां पर dr क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब दो पोजीशंस के बीच की सेपरेशन है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर फील्ड जितनी डेंसर होगी, आपके रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वहां पर उतनी कम होगी। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब भी हम ड्राइंग बनाएं, पहली बात ध्यान रखनी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्मल आनी चाहिए, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट ना करें, और तीसरी और मेन बात कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हो तो ये देखें कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिलेटिव सेपरेशन होनी चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में वो डिक्रीज करेगी। अब आते हैं हम लोग प्लॉटिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। आते हैं बेटा पॉइंट चार्ज के लिए, कि अगर हमें पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लॉट करनी हो तो हम पॉइंट चार्ज के लिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लॉट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर दो चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हम डार्क लाइन से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो डॉटेड लाइन से इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करें, और अगर हम डॉटेड लाइन से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डार्क लाइन से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट करें। फिलहाल मैं डार्क लाइन से इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिखा रहा हूँ और डॉटेड लाइन से इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात आती है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, चूंकि मैं प्लॉट करना सिखा चुका हूँ, अगर आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दो। देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट चार्ज है और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में ये रेडियली आउटवर्ड्स होंगे। पॉइंट चार्ज के लिए हम जानते हैं कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, मींस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, नो डाउट चूंकि ये रेडियल लाइंस हैं और रेडियल लाइंस एक स्फेरिकल कर्वेचर पर ही परपेंडिकुलर होती हैं, तो शेप डिसाइड करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एक ही पॉइंट से निकली हुई लाइन है। तो ये सारी की सारी कैसी लाइन होगी? रेडियल लाइंस होगी। तो इनके लिए जो ऐसी सरफेस जिस पर ये लाइंस परपेंडिकुलर हो वो एक स्फेरिकल कर्वेचर ही बनेगा, तो स्फेरिकल बनेंगी। एक तो तय हो गई। दूसरी बात ये तय हो गई, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो मैंने क्या बताया, इंक्रीजिंग फील्ड के डायरेक्शन में रिलेटिव सेपरेशन कम होगी, तो डिक्रीजिंग फील्ड के डायरेक्शन में रिलेटिव सेपरेशन क्या करेगी? बढ़ेगी। तो देखो बेटा यहाँ पर ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस इन्होंने ड्रॉ कर दिया स्फेरिकल और V1 वोल्ट। आप और दूर जाएंगे तो बट ऑब्वियस सेपरेशन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगी, मीन्स जैसे जैसे डिक्रीज करेगी रिलेटिव सेपरेशन क्या करेगी? बढ़ती जाएगी। और एटलीस्ट हम 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं ताकि रिलेटिव सेपरेशन दिखा पाए। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं फील्ड के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर रिलेटिव सेपरेशन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में घटाता जा रहा हूँ, और ये मैंने 4 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पर ड्रॉ कर दी। तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड रिलेटिव सेपरेशन क्या कर रही है? बढ़ रही है।
अगर सेंटर से मैं पहले की डिस्टेंस को r1 कह दूं, दूसरे को r2 कह दूं, तीसरे को r3 कह दूं, चौथे को r4 कह दूं, तो यहाँ पर या रिलेटिव सेपरेशन इनके बीच में r1 है या r2 है या r3 है या r4 है, तो खुद ही आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डिक्रीजिंग फील्ड में जा रहे हैं वैसे वैसे रिलेटिव सेपरेशन बढ़ रही है, और जितनी फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस उतनी कम, और जितनी रेयर उतनी ज़्यादा। ये एक एग्जांपल रहा। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होने पर हमने ये पहले तय कर दिया कि ये नॉर्मल एक स्फेरिकल कर्वेचर होंगी तो स्फेरिकल सरफेस बनेगी। दूसरी बात ये तय हो गई कि इनके बीच की रिलेटिव सेपरेशन, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और डिक्रीजिंग फील्ड में जाएंगे तो रिलेटिव सेपरेशन क्या करेगी बेटा, बढ़ेगी। अब बात आती है जो सेकंड हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे वो प्लॉट करेंगे फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर देखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पेयर ऑफ लाइक चार्जेस, इलेक्ट्रिक डायपोल और भी का सिस्टम के लिए आपको यहां पर दिखाएंगे। 4-5 हम लोग ड्रॉ करेंगे फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ड्रॉ करें तो आप जानते हैं कि पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल लाइंस एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस दोनों रिलेटिव सेपरेशन के बीच में इक्वल होती है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लास्ट वाले पॉइंट पर कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो dr जो है वो भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट। मीन जो रिलेटिव सेपरेशन होगी वो दो सरफेसेस के बीच में, मतलब जो लगातार सरफेसेस आएंगे उनके बीच की रिलेटिव सेपरेशन इक्वल होगी। लाइंस पैरेलल हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि पैरेलल लाइंस एक प्लेन पर ही परपेंडिकुलर हो सकती हैं, और वो प्लेन इन लाइंस पर परपेंडिकुलर और फ्लैट प्लेन होना चाहिए, तभी ये परपेंडिकुलर हो पाएंगी। मींस अगर हम साइड भी ड्रॉ करें तो इस तरीके से ड्रॉ होंगी। आपके पास फ्रीडम नहीं तो आपको तो पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना होगा। और ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, तो पहले आपको ड्रॉ करना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये पैरेलल लाइंस इस फेस पर ऐसे, ये आपकी क्या हो गई बेटा, परपेंडिकुलर हो गई। जो रिलेटिव सेपरेशन इनके बीच में होगी वही रिलेटिव सेपरेशन इनके बीच में, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल, जो लगातार इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रही है एक के बाद एक, उनके बीच की रिलेटिव सेपरेशन भी सेम रहेगी। एक तरीका इसको और है प्लॉट करने का। अगर आप, एक तो ये हो गया कि साइड से आप देख रहे हैं, ये इधर से ये देख रहे हैं। एक तरीका ये भी है कि आपकी ये पैरेलल लाइंस हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस V1 वोल्ट की है, ये V2 वोल्ट की है, ये V3 वोल्ट की है। तो आप सामने से भी ऐसे, अगर फ्रंट व्यू आप देखते हैं, सामने से अगर आप देखते हैं तब आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सामने से अगर आप देखेंगे तो एज दिखेगी ना, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर सामने फ्रंट व्यू अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस V1 वोल्ट की, ये V2 और ये V3। क्योंकि जब सामने से देखेंगे तो ये तो दिखेगा नहीं फेस, आप सामने देख रहे हैं तो केवल फ्रंटेज दिखेगी। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलो कौन बताएगा, देखिए पुराना पॉइंट किसको याद है, V1, V2 और V3 इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे? याद है ना भाई, पढ़ा चुका हूं मैं। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है ना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये डायरेक्शन है फील्ड का, तो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये पुराना पॉइंट था जो रिकॉल कर दिया मैंने। तो ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हम आपको ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए और पेयर ऑफ लाइक चार्जेस के लिए। तो नेक्स्ट देखिएगा,
इलेक्ट्रिक डायपोल में बेटा आप ये जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करें तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट, नेगेटिव पे टर्मिनेट। सारा एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे चुका हूँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में। आई होप कि मुझे आप यहाँ दोबारा नहीं बताना है। और ये जो दूरियां हैं बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, ये भी सबको पता है। यहां पर अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो इनिशियली जो जस्ट ओरिजिनेट करेंगे तो वहां पर तो रेडियल ही होंगी, तो ये पहली सरफेस जो आएगी यहां पर इसके सराउंडिंग में ये तो जस्ट स्फेरिकल है क्योंकि लाइन जस्ट रेडियल है। अब जैसे जैसे इन लाइन का प्रोपोगेशन बढ़ता जाएगा आप देख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे चूंकि ये लाइंस नॉर्मल होनी है हमेशा, इसीलिए इनका जो कर्वेचर है वो बाहर की तरफ फैलता जाएगा। थोड़ा सा ये इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से और पास में आके ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर तो पोटेंशियल आपका जीरो होगा पूरी इक्वेटोरियल लाइन पर, वहां पे नहीं दिखाना है बस। तो ये इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगी। जैसा पैटर्न इधर ड्रॉ करना है वैसा ही पैटर्न आपको इधर भी ड्रॉ करना है। अब बात आती है फोर्थ पॉइंट है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव। जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो आप जानते हैं कि ये वो लाइन है जिस लाइन पर पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी क्या है बेटा, जीरो है, ठीक है ना। लेकिन जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो स्पेस में कहीं ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहां पर इनकी वजह से रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो, जीरो। तो सबसे पहले तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये मिड पॉइंट इनका न्यूट्रल पॉइंट होगा। मार्जिनल इक्विपोटेंशियल से मत ये नहीं है बेटा, तो बस ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे पर लाइक चार्जेस की वजह से लैटरल प्रेशर डालेंगी और लैटरल प्रेशर डालने की वजह से दे विल बी डिफॉर्म्ड। ये हम लोग प्लॉट कर चुके हैं पहले भी। खैर अब आते हैं कि पोटेंशियल सरफेस प्लॉट करने के लिए। फिर मैंने कहा कि जो सबसे पहली सरफेसेस होंगी इन दोनों चार्जेस के सराउंडिंग में वो स्फेरिकल इन शेप होंगी क्योंकि इनिशियली जस्ट लाइन रेडियल्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को परपेंडिकुलर होना है और परपेंडिकुलर होने के लिए ये आपके कर्वेचर अंदर की तरफ आएगा। और चूंकि यहाँ पर कहीं पर पोटेंशियल जीरो नहीं होना है तो इस पूरे सिस्टम के लिए भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगी। तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप देख सकते हैं बाहर की तरफ कर्वेचर है, ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होना, परपेंडिकुलर। तो अंदर की तरफ ये थोड़ा सा आएगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई फॉर द पेयर ऑफ लाइक चार्जेस। अगर नेगेटिव होंगे तभी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी बनेगी, बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यहाँ पर बदलेगा। एक पॉइंट यहाँ पर और ड्राइंग इक्विपोटेंशियल सरफेस की आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये बेटा विसिनिटी है जहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर ये प्लेट है। आप जानते हैं कि इंडक्शन की वजह से ये आपका ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्मली आके टर्मिनेट करेंगी, यहाँ पर नॉर्मली टर्मिनेट करेंगी एंड देन यहाँ। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो चूंकि यहाँ पर ये नॉर्मल है लाइन जस्ट इनिशियल,
तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके क्लोज लाई करेगी वो तो जस्ट एकदम फ्लैट होगी, मींस प्लेन सरफेस होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जस्ट ये लाइन पैरेलल, जस्ट जब आके टर्मिनेट हुई तो पैरेलल हो गई, और पैरेलल लाइन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपकी क्या होगी बेटा? एक फ्लैट प्लेन सरफेस होगी। यहाँ पर भी प्लेन सरफेसेस बनेंगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट कर रही हैं, और चूंकि ये पैरेलल है तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आपकी पैरेलल आएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी, जैसे जैसे लाइन कर्वेचर बढ़ाती जाएंगी वैसे वैसे ये डेप्थ ऑफ कर्वेचर यहाँ पर बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और थोड़ा सा बेटा परफेक्शन कम बन रहा है, और ये जो बनेगी परफेक्ट स्फेरिकल बनेगी। तो इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपकी यहाँ पर बनेंगी। थोड़ा सा और ये शेप इस तरीके से होना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पर जो बनेंगी वो फ्लैट, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये कर्वेचर आपका जो है वो बढ़ता जाएगा। ये कर्वेचर आपका इधर बढ़ता जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और ये जो साइड ये है जो पार्ट है ये पीछे की तरफ आपका शिफ्ट होता चला जाएगा। यहाँ पर प्लेन सरफेस इसलिए बनेगी कि जो लाइंस जो आई हैं, ये बात शायद आप बेहतर समझ रहे होंगे, जस्ट यहाँ पर नॉर्मली टर्मिनेट करेंगे तो पैरेलल हो गई होंगी जस्ट टर्मिनेट करते समय, इसलिए पहली सरफेस ये प्लेन है। उसके बाद थोड़ी सी कर्वेचर, उसके बाद कर्वेचर डीप होता जाएगा, यहाँ पर दूसरी प्लेन सरफेस बनेगी, और ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें फर्क हो सकता है क्योंकि हैंड रिटन है, थोड़ा सा परफेक्शन में